एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भी डिजीज़ होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनकी फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे। जैसे कि कफ हो गया और एस्थमा हो गया, ये मेनली इसका पढ़ेंगे। और नेज़ल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ये जो नोट्स है वो मेरे दोस्त का है, जो कि 2 बारी जीपेट और नाइपर क्वालिफाई कर चुका है। जीपेट में उसका रैंक अंडर 50 दोनों बारी आया था। तो मैंने इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मुझे लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा इनकी फिजियोलॉजी को, उसके बाद उनकी फार्माकोलॉजी, ठीक है, डिजीज़ की। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें 2 टर्म्स पहले हमें समझना चाहिए। क्या होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग जो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं गैसेस की, उसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इट इज़ द एनर्जी लिबरेशन बाय द ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज। जब जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो कि एनर्जी का फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, जो 2 होल्स होते हैं हमारी नोज में, उनके थ्रू नेजल चैम्बर में जाता है। फिर इंटरनल लेयर्स के थ्रू फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई में। फिर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं, सिर्फ वो एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्ट करते हैं। इनमें हेयर्स पाए जाते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आए। जो नेजल चैम्बर होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इनमें कैपिलरी पाई जाती है। मेनली जो ड्रग होता है यहीं पे काम करता है। इनमें हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, इसीलिए। अब जो इंटरनल लेयर्स होती हैं वो हमारी माउथ में खुलती हैं। और फेरिंग्स क्या होता है ये जानते हैं। फेरिंग्स जो होता है सॉफ्ट पैलेट्स से स्टार्ट होता है। फेरिंग्स जो होता है 3 टाइप का होता है, डिवाइड होता है 3 टाइप में: ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स होते हैं उसमें एक फ्लैप होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि मस्कुलर फ्लैप होता है और मूवेबल भी होता है। ये लैरिंग्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये फूड की एंट्री जो है विंड पाइप में होने से बचाता है, ठीक है। और फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं, और विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। अब आता है लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स होता है। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड, जिसमें वोकल कॉर्ड पाया जाता है। ये तभी वाइब्रेट होता है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, तभी वाइब्रेट होता है, ओनली व्हेन। इसलिए हम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स में जो होते हैं हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लैरिंग्स को हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये मेल्स में बड़े होते हैं, थोड़े लार्जर होते हैं देन फीमेल्स। लैरिंग्स जो होता है मेल्स में लार्ज होते हैं, थिक होते हैं, इसीलिए हम लोगों का जो वॉइस होती है उसमें लो पिच होता है, थोड़ा भद्दा होता है। और जो फीमेल्स की लैरिंग्स होती है वो स्मॉल होती है और थीन होता है, और उसमें क्या होता है, इसीलिए हाई पिच साउंड उनकी होती है। ट्रैकिया जो होता है उसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है, जो कि कोलैप्स जो होने से, पाइप के कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सी शेप क्यों, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ सी शेप। और जो ट्रैकिया होता है उसमें 16 से 20 रिंग पाई जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है ट्रैकिया जो है डिवाइड होता है 5th थोरैसिक वर्टिब्री में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रोंकाई जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, और जो ब्रोंकस होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मतलब पता भी होगा आप लोगों को। जो ब्रोंकस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में।
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम लोग लंग्स के बारे में जानते हैं। लंग्स जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है वो हैवी होता है थोड़ा, और उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं 3 लोब पाए जा रहे हैं इसलिए हैवी है। और लेफ्ट लंग जो होता है वो हल्का होता है, लाइट होता है, इसमें 2 लोब पाए जाते हैं सिर्फ। इसमें एक कार्डियक नॉच भी पाया जाता है। फिशर जो है इसको राइट लंग और लेफ्ट लंग को डिवाइड करता है। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5th वर्टिब्री पे जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रही है, और ब्रोंकस देन प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, वैसे एल्वियोलाई में ये डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रैकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल एंड देन ब्रोंकियोल एल्वियोलाई। जो कवरिंग प्रेजेंट होती है लंग्स में उसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लूरा जो है वो लंग्स से रिलेट करते हैं हम लोग। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी इनहेल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, और चेस्ट जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। आप इनहेल करके देख भी सकते हैं। ये सब हमको पता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो कि इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। ये डायफ्राम है, नीचे पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर। ये हमने देख लिया। जो एयर होती है वो एक्सटर्नल लेयर्स से नेजल चैम्बर में, फिर इंटरनल लेयर्स में, फिर फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। ये सब कंडक्टिंग पाथवे होती हैं। और ये एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई जो होते हैं मेनली जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, तो एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट में होता है। जो भी ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो एल्वियोलाई के थ्रू एल्वियोलर डक्ट में जाता है, फिर कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से ब्लड में जाता है, और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है नोट्स में, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई गोज टू एल्वियोलर डक्ट एंड देन थ्रू कैपिलरी ऑक्सीजन रीच ब्लड। ब्लड जो है ब्लड में पहुँच जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लड रीच द सेल, सेल में पहुंचता है, एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज विच इज रेस्पिरेशन, उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ मिलके ATP बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई हीमोग्लोबिन। तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोग कैरी कर सकते हैं। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आया, एल्वियोलर डक्ट के थ्रू कैपिलरी में गया, फिर वो हीमोग्लोबिन से बाइंड किया, सेल्स में गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि सबको पता होता है। जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है तो हम लोग कार्बामिनो और हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। ऑक्सीजन नहीं मार्क करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी होती है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग इसको ब्रीफली लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। साइनोसाइटिस, बस जहाँ भी टाइटिस आ गया वो क्या होता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो साइनोसाइटिस का मतलब होता है साइनस का कैविटी का इन्फ्लेमेशन होगा तो साइनोसाइटिस बोलेंगे। कॉमन कोल्ड, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये राइनो वायरस के कारण मेनली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉन्सिलाइटिस बता देना, टॉन्सिल का जो इन्फ्लेमेशन होगा तो उसे टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ये ऐसा होता है टॉन्सिलाइटिस।
फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ट्रैकियोटाइटिस, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, उसे हम लोग हे फीवर भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्थेरिया जो है मेनली कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बातें कुछ रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। इन दिस डिजीज आफ्टर इनहेलेशन होल्डिंग पावर डिक्रीज, जो होल्डिंग पावर होती है हमारी बॉडी की वो डिक्रीज होती है ड्यू टू लंग टिश्यू के में क्या होता है स्टिफनेस के कारण, अगर ये स्टिफनेस बढ़ेगी उसके कारण, या इलास्टिसिटी जो कम होती है उसके कारण। जो हम लोग इनहेल तो करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में वो जो एयर है वो हम लोग इनहेल करने की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। ये सब कंडीशन है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से। सिलिकोसिस ये मेनली इंडस्ट्रियल डिजीज़ होता है, वो वैसे पेशेंट जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, वैसे लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें सिलिकोसिस देखने को मिलता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज स्टार्ट हुए हैं जो इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस जो होता है वो ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें कफ और स्पूटम जो होता है मोर देन 3 मंथ्स अगर कफ हुआ तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इम्फाइसेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन जो होता है उसे हम लोग इम्फाइसेमा बोलते हैं। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इम्फाइसेमा जो प्लूरा होता है वो चिपक जाता है। होता है एस्थमा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसमें होता है एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसी भी पार्ट में लंग्स की हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है ओवर प्रोडक्शन होता है, जो कि स्टिकी म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन होता है तो हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। और कुछ अदर इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया पता ही होगा, एल्वियोलाई का इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं। लंग एब्सिसिस में क्या होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है लंग्स में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ हम लोग आते हैं कफ पे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं। कफ क्या होता है, कफ जो होता है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है रेस्पिरेटरी पैसेज का, जो कि स्पूटम और फॉरेन पार्टिकल को एक्सपेल करने के लिए होता है हमारी बॉडी के अंदर। कफ जो होता है वो प्रोडक्टिव हो सकता है और नॉन प्रोडक्टिव होता है। जो प्रोडक्टिव कफ होता है वो उससे हम लोग यूजफुल कफ भी बोलते हैं, जो कि एयरवे को ड्रेन करता है, और जो यूजलेस कफ होता है उस नॉन प्रोडक्टिव होता है। इसमें जो होता है इरिटेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको सप्रेस करते हैं सॉरी। अब जो कफ के रिसेप्टर होते हैं वो मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं। जो स्ट्रेस रिसेप्टर होता है वो लंग्स में पाया जाता है। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो कफ होता है। अब एक्यूट कफ क्या होता है ये सब जरूरी नहीं है, यहाँ पे आते हैं। कफ 2 टाइप के होते हैं, वेट कफ और ड्राई कफ। वेट कफ में क्या होता है हम लोग एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं जो कि बाहर एक्सपेल करते हैं म्यूकस को, म्यूकोकाइनेटिक्स भी यूज करते हैं। और ड्राई कफ में क्या होता है हम लोग एंटीटसिव यूज करते हैं। अब क्लासिफिकेशन आते हैं, क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फेरेंजियल डिमल्सेंट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। एक्सपेक्टोरेंट जो कि एक्सपेल करता है म्यूकस को, एंटीटसिव एडजुवेंट्स। फेरेंजियल डिमल्सेंट जो होते हैं वो क्योर नहीं करते हैं ड्राई कफ को, वो सिर्फ रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सूदिंग इफेक्ट, तो लॉजेंजेस हो गए, सिरप्स हो गए, ग्लिसरीन और लिक्योराइस। अब आते हैं एक्सपेक्टोरेंट जिन्हें हम लोग म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं, सीक्रेशन इनहांसर और म्यूकोलाइटिक्स। कुछ होते हैं जो सीक्रेशन को म्यूकस को इन्हांस कर और ज़्यादा करते हैं जिससे वो इजीली एक्सपेल आउट हो सके, और कुछ होते हैं म्यूकोलाइटिक जो थिक म्यूकस होता है उसको जो है थीन करने के लिए म्यूकोलाइटिक्स का यूज होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो पोटेशियम सिट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडेट KI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्रेशन इनहांसर है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह होता है। गुआफेनेसिन, टोलुबाल्सम, वासाका और अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है सीक्रेशन इनहांसर होते हैं। म्यूकोलाइटिक में एम्ब्रोक्सिल आपने कॉमनली देखा भी होगा कफ सिरप में, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। जो ब्रोमहेक्सिन होता है वो वासाका का डेरिवेटिव होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुआनाफेनेसिन है और
और टोलुबाल्सम वसाका है वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्पूटम को सिक्रेट बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है NH4Cl, बस याद कर लीजिएगा ये जो है एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। अब पोटेशियम आयोडाइड जो होते हैं वो थायराइड पेशेंट में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड पेशेंट को हम लोग आयोडीन जो है आयोडीन कॉन्ट्रैरी होता है उनके लिए। USFDA के अकॉर्डिंग जो ओनली सिक्रीशन एनहांसर है गुआफेनासिन जो है वही एक अप्रूव्ड है, बाकी कोई अप्रूव्ड नहीं है। जो वेट कफ होती है उसको हम लोग स्टीम इनहेलेशन, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है गुआफेनासिन होती है। स्टीम इनहेलेशन के थ्रू हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन आता है। जो मेटाबोलाइट होता है ब्रोमहेक्सिन का वो एम्ब्रोक्सल होता है। जो ब्रोमहेक्सिन है वो वसाका का डेरिवेटिव पहले ही बता चुका। फिर वही लिखा गया है कि वसाका जो है उसका ब्रोमहेक्सिन जो है वसाका का डेरिवेटिव होता है, और जो एम्ब्रोक्सल है वो ब्रोमहेक्सिन का मेटाबोलाइट है। अब आते हैं एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। सिस्टीन पता है हम लोगों को सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। म्यूकोप्रोटीन को प्रेजेंट इन म्यूकोप्रोटीन हेल्प इन स्पूटम टू स्टिक विद ईच अदर, स्पूटम को स्टिक करने के लिए हेल्प करता है। ये इसका एक टैबलेट आता है म्यूसिनेक इफोसन टैबलेट, जो कि एसिटाइल सिस्टीन उसका मेन ड्रग होता है, और म्यूसिनेक जो होता है वो ब्रांड नेम होता है। ये कफ कोविड के टाइम में कफ में दिया जाता था इसको। तो जो एसिटाइल सिस्टीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कार्बोसिस्टीन होता है हम लोग पेप्टिक अल्सर पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो हमारे स्टमक में जो म्यूकस रिलीज होता है उसको भी लाइसिस कर देते हैं, तो उसे हम लोग दे नहीं सकते। म्यूकोलाइटिक जो है बेटर होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज होते हैं, और ब्रोंकाइटिस में यूज होते हैं। अब आते हैं एंटीटसिव। एंटीटसिव क्या होता है, उसमें उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो CNS से होते हैं। कफ सेंटर जो होता है CNS होता है। उसमें क्या होता है, या तो थ्रेशोल्ड जो है वो कम हो जाता है, और या तो टिश्यू इम्पल्स के कारण ऐसा होता है। तो जो ड्राई कफ जो एंटीटसिव होते हैं वो मेनली थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं और टिश्यू इम्पल्स को जो है कम करते हैं। ड्राई कफ इज डेंजरस फॉर ड्राई कफ जो है इन पेशेंट को के लिए डेंजरस है, इनको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा पे। ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया का डिजीज़ होता है। ये एल्वियोलाई का डिजीज़ नहीं होता है, इससे ब्रोंकाई का डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है, ट्रैकियो ब्रोंकियल जो होता है वो अफेक्टेड होता है स्मूथ मसल। इनका जो होता है नैरोइंग हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इसीलिए हम लोग इनमें ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, जैसे कि बीटा-2 अगोनिस्ट जो आगे पढ़ेंगे, मिथाइल जेंथिन, ये सब देते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं, तो म्यूकोजल ईडेमा, म्यूकोस प्लगिंग, ये सब इंपॉर्टेंट। वीजिंग इंपॉर्टेंट है और डिस्पनिया इंपॉर्टेंट है, और कफ भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अस्थमा जो होता है एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है। अस्थमा जो होता है दो टाइप का हो सकता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जन के कारण होता है। इसमें इमरजेंसी कंडीशन बनती है, जैसा जिसमें इम्यूनोग्लोबिन ई जो होता है वो रिलीज होता है। इन्फ्लेमेशन इन अस्थमा ड्यू टू मेनली मास्ट सेल प्रेजेंट इन लंग्स। मास्ट सेल जो है लंग्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। COPD मैंने बताया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इम्फाइसेमा एल्वेलर डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, और फाइब्रोसिस जो होता है स्टिकी सिक्रेशन। COPD इज मेनली ड्यू टू स्मोकिंग। COPD होता है स्मोकिंग के कारण होता है। अब लोग पढ़ते हैं कि अस्थमा क्यों होता है। जो भी एलर्जेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो हमारी जो कि एंटीजन की तरह काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है इनके अगेंस्ट, जो कि इम्यूनोग्लोबिन ई होती है। तो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जब उड़ के आया बाइंड किया, जब ये मास्ट सेल पे बाइंड करते हैं तो क्या होता है, मास्ट सेल जो है स्टिमुलेट हो जाता है,
और इनका ब्रेकडाउन होता है, मास्ट सेल का ब्रेकडाउन होता है और इन्फ्लेमेटरी मीडिया से रिलीज होते हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, अस्थमा होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और अस्थमा होती है। ल्यूकोट्राइन जब रिलीज होता है तो ये अपने ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर काम करते हैं स्मूथ, जो कि ब्रोंकस के स्मूथ ओशन में पाया जाता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं और अस्थमा होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो इन इंट्रिंसिक अस्थमा न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज स्टिमुलेट मास्ट सेल। इंट्रिंसिक अस्थमा में जो न्यूट्रोफिल होता है और मैक्रोफेज होते हैं वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मिलली होता है। हम लोग पढ़ते हैं ड्रग, तो एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई जो होते हैं देते हैं, जिसे हम लोग ओमालिजुमैब भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल ब्रेक नहीं होगा तो अस्थमा भी प्रोड्यूस नहीं होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देंगे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि मोंटेलुकास, जाफिरलुकास देंगे और ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। तो एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़ जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिसे हम लोग बोलते हैं, जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनमें लास्ट में मैप देखने को मिलता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे ओमालिजुमैब एक इम्पॉर्टेंट है, अस्थमा के लिए यूज होता है। इस सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, इतना याद करना है। अब आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन एंड क्रोमोग्लाइकेट, ये तीनों होते हैं। जो कीटोटिफेन होता है वो H1 एंटीहिस्टामिनिक होता है। ये तीनों मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2025 जीपेट में। दिस ड्रग इनहिबिट डिग्रेडेशन ऑफ द मास्ट सेल। जो ये जो ड्रग होते हैं वो मास्ट सेल के इनहिबिशन को डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि अस्थमा अटैक में ये हेल्प करते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं होते हैं, ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होते हैं अस्थमा में। अब आता है एलर्जिक राइनाइटिस। क्रोमोग्लाइकेट इसमें एलर्जिक राइनाइटिस में देते हैं, जो कि नेजल रूट से देते हैं। जीपेट में पूछा गया था पहले। ये ओरली इफेक्टिव नहीं होता है। जो कीटोटिफेन होता है वो सीडेशन कॉज करता है, ड्राइनेस कॉज करता है माउथ का। दीज ड्रग्स आर नॉट फर्स्ट चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस, ये बता दिया पहले ही। अब आते हैं हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मोड ऑफ एक्शन जानना है आपको। इनहिबिट करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 को, बस इतना याद कर लीजिए। ये दो टाइप होते हैं, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। यहाँ से आपको याद करना है कि जो स्टेटस अस्थमेटिकस होती है, एक्यूट अस्थमा होती है, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, जो कि आईवी रूट से देते हैं। जो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसमें प्रेडनिसोलोन एक इम्पॉर्टेंट है। और जो इनहेलेशनल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उसमें ब्यूडोसिनाइड हो गया, बैक्लोमिथासोन, बीटामिथासोन, ये सब, फ्लूटिकासोन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं अस्थमा में इनहेलेशनल। आपने देखा भी होगा जो भी अस्थमा पेशेंट होते हैं वो कुछ मुंह में डाल के बटन दाबते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, तो वो क्या होता है, फ्लूटिकासोन और यही सब होते हैं इनहेलेशनल स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये MDI के फॉर्म में और DPI के फॉर्म में आते हैं। DPI का मतलब होता है ड्राई पाउडर इनहेलर, याद कर लीजिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उनका एक साइड इफेक्ट होता है ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो साइक्लोसाइनाइड में नहीं होता है। साइक्लोसाइनाइड को हम लोग सॉफ्ट स्टेरॉइड भी बोलते हैं। जो भी नेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो सेफ होते हैं, प्रेगनेंसी में हम लोग दे सकते हैं। प्रिफर्ड ब्यूडोसिनाइड होता है और फ्लूटिकासोन, बूडागार्ड और फोराकार्ड के ब्रांड नेम से आते हैं ये। अब आते हैं ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, जैसे कि जो कि 5 लॉक्स को इनहिबिट करते हैं। एक ही एग्जांपल है जाइलुल्टॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो हिपोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। और कुछ LT ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 एंटागोनिस्ट होते हैं, जो कि मोंटेलुकास्ट हो गया, जाफिरलुकास्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। मोंटेलुकास्ट जो है वो और जाफिरलुकास्ट जो होते हैं वो एस्पिरिन अस्थमा में यूज होते हैं, प्रोफाइलैक्सिस में यूज होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होते हैं।
हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मॉन्टेलुकास्ट है और जॉफर-लुकास्ट होता है उसका एक साइड इफेक्ट होता है जो कि चर्ग-स्ट्रॉज सिंड्रोम होता है। चर्ग-स्ट्रॉज सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है ब्लड वेसल्स का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक, बीटा-2 एगोनिस्ट, मिथाइल जेंटिन और एंटीकोलिनर्जिक्स। बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक में क्या होता है, प्रीफर्ड ड्रग्स होते हैं वो अस्थमा में प्रीफर्ड होते हैं क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं। सैल्बुटामॉल, टेरबुटलिन, सैल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, बिमेट्रोल, ये सब होते हैं, बेमेट्रोल, ये सब होते हैं बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक। जो साल्ब्यूटामॉल होती है उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो एल्ब्यूटेरॉल होता है। यही क्वेश्चन आया था शायद जीपेट में, गलत हो गया था। बाकी सब प्रोडक्ट होते हैं, एस्टर प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, बीटा-2 रिसेप्टर जो है जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं, जीपीसीआर रिसेप्टर पे काम करते हैं, वो साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करते हैं जिससे ब्रोंकोडायलेशन होता है। बीटा-2 एगोनिस्ट आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इनहेल्ड, ये जब इनहेल किए जाते हैं जब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब आते हैं जो बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग हो सकते हैं, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम होता है साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। वैसे ही लाबा लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग ऐसे होते हैं। जो भी शॉर्ट एक्टिंग है वो इसमें ट्रेबुटलिन और सैल्बुटामॉल होते हैं, और जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं उसमें टेरॉल आता है, सैल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ये सब होते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में ये सब ड्रग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते। जो ट्राइबुटेलिन होती है उसकी जो प्रोडक्ट है वो बैम्बूट्रॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाइपर में पूछा गया है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट जो कि सीओपीडी के मेंटेनेंस में यूज होता है, इंडासेट्रॉल, विलानेट्रॉल, ये सब। शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट जो है इनहेलेशनली दे सकते हैं और ओरली दे सकते हैं, जैसे साल्बुटामॉल हो गया, टेरबुटलिन हो गया। अस्थमा अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है सैल्बुटामॉल होता है। बीटा-2 एगोनिस्ट कांट गिवन एज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अस्थमा, बीटा-2 एगोनिस्ट को हम लोग प्रोफाइलैक्सिस में नहीं देते हैं, इसको हम लोग ट्रीटमेंट में देते हैं। इफेद्रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। इफेद्रा स्टिमुलेट अल्फा बीटा-2, सो नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता क्योंकि ये बीटा-2 के अलावा अल्फा भी और बीटा को भी स्टिमुलेट कर देता है। अब आते हैं मिथाइल जेंथिन्स। मिथाइल जेंथिन्स ये आजकल यूज नहीं होते हैं, नॉट यूज नाउअडेज इन अस्थमा। ये सीओपीडी में यूज होते हैं। मिथाइल जेंथिन रिंग पाया था इनके अंदर, ये हो गया आपका मिथाइल जेंथिन रिंग। इनमें कैफीन, थियोब्रोमिन और थियोफैलिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थियोफैलिन जो होता है वो डाइमिथाइल जेंथिन होता है, उसमें 1,3 पोजिशन पे ऐसा डाइमिथाइल जेंथिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। टी में पाया जाता है कैफीन, और ज़्यादा पाया जाता है कैफीन में टी ज़्यादा, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टी में जो है सबको लगता है कि टी में थियोफैलिन ज़्यादा होगा, नहीं, इसमें कैफीन ज़्यादा पाया जाता है और थियोफैलिन कम पाया जाता है। कॉफ़ी में सिर्फ कैफीन पाया जाता है, चॉकलेट में कैफीन और थियोब्रोमिन सब पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, सॉरी। ड्रग्स जैसे कि थियोफैलिन हो गया, अमीनोफैलिन हो गया, डॉक्सोफाइलिन, इटोफैलिन, ये सब ड्रग्स हैं आपके थियोफैलिन कैटेगरी के। ये क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलीज करते हैं कैल्शियम को फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, विच इनहिबिट पीडीई एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीई एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और ब्लॉक करते हैं एडेनोसिन रिसेप्टर को, जिससे कि ब्रोंकोडायलेशन होता है। एडेनोसिन स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो एडेनोसिन होता है वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है इनके द्वारा तो रिलैक्स हो जाते हैं मसल्स। बात है मिथाइल जेंथिन एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऊपर बता दिया, वही इंपॉर्टेंट है। थियोफैलिन एब्जॉर्प्शन ओरली हो जाती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनका, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, थियोफैलिन जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रेक्टल रूट से दिए जाते हैं सपोजिटरी के फॉर्म में। थियोफैलिन जो होता है उसमें नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, इसलिए मतलब अनसेफ ड्रग है, इसलिए इनका टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंटीकोलिनर्जिक में क्या होते हैं, M3 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं बेसिकली,
तो इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम ये इंपॉर्टेंट है जो कि COPD में यूज होता है। M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक। उसमें क्वेश्चन ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोलिनर्जिक यूज इन एस्थमा। तो इप्राट्रोपियम और COPD में कौन से होता है? टायोट्रोपियम, यही दोनों होंगे आंसर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इनहेलेशनल से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो हमारा नेबुलाइजेशन होता है किसी का, उसमें सैल्बुटामॉल और इप्राट्रोपियम पाया जाता है। जीपैट नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। ये रिफ्रैक्टरी अस्थमा में यूज होता है। जो डुओलिन होता है इसका ब्रांड नेम होता है सैल्बुटामॉल और इप्राट्रोपियम का। प्रोफिलैक्सिस ऑफ अस्थमा, ड्रग ऑफ चॉइस होता है मोंटेलुकास्ट और जाफरलुकास्ट। एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा भी बताया मैंने, बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे। चार्ग स्ट्रास सिंड्रोम जो होता है मेनली जाफरलुकास्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। फिनोबार्बिटोल डिक्रीज प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ थियोफोरिन, तो इसके साथ नहीं दे सकते। सिक्लोसोनाइड को हम लोग सॉफ्ट स्टेरॉइड बोलते हैं, मैंने पहले बताया। अब आते हैं हम लोग नेजल डिकंजेस्टेंट पे। नेजल कंजेशन क्या होता है? नाक बंद हो जाना, उसे हम लोग नेजल कंजेशन बोलते हैं। इसे हम लोग राइनाइटिस भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। इन नेजल कंजेशन ब्रीथिंग बाय माउथ अकर, हम लोग मुंह से सांस लेते हैं और नाक से सांस नहीं ले पाते हैं। इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। कंजेशन क्यों होता है? वेजोडाइलेशन के कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब वेजोडाइलेशन होता है तब कंजेशन होता है। अल्फा रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, जो कि नेजल म्यूकोजम से एसोसिएटेड होते हैं। जब अल्फा अगनिस्ट यूज करते हैं, अल्फा अगनिस्ट यूज्ड एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट, जो अल्फा अगनिस्ट होते हैं उसको हम लोग नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉपिकली देते हैं, नेजल स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म मेनली देते हैं 0.05 to 1%। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। इनमें जो होता है इमिडाजोलिन रिंग पर कंपाउंड होते हैं, इमिडाजोलिन रिंग होते हैं के अंदर, जैसे कि जाइलोमेटाजोलिन, जिसमें जोलिन आ गया, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नाफाजोलिन, ये सब क्या होते हैं? अल्फा-2 एगनिस्ट होते हैं, जो कि नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह काम करते हैं। बस इफेड्रिन और फेनिलिफेड्रिन ये भी जो है ओकेजनली कभी कभी अवेलेबल होते हैं टैबलेट फॉर्म में। ओट्रिविन जो होता है वो उसका फास्टेस्ट एक्शन होता है। अब ये बोले सुडोइफेड्रिन जो होता है एनंजियोमर होता है, वो इफेड्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोग्नोसी का पॉइंट हो सकता है, ये आता रहता है। अब आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में, जिसे हम लोग एनालेप्टिक भी कहते हैं। और जो एनोरेक्टिक होता है, इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एनालेप्टिक एनोरेक्टिक। तो जो एनालेप्टिक होता है, लेप्टिक मतलब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होगा, और जो एनोरेक्टिक होता है आज जिसमें होता है वो क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं एपेटाइट को, भूख को, जैसे कि एम्फेटामिन हो गया, साइबुट्रामिन हो गया। एनालेप्टिक जो होते हैं वो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, एपिलेप्सी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण ये ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालेप्टिक्स आर यूज इन ADHD, टू ट्रीट ADHD। ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए यूज होते हैं। एपनिया क्या होता है? कंजेशन ऑफ द ब्रीदिंग, जब सांस हम लोग अच्छे से नहीं ले पाते उसे हम एपनिया कहते हैं। ये क्रोनिक अस्थमा पेशेंट में भी होते हैं और COPD पेशेंट में भी यूज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्साप्राम जो होता है एक इंपॉर्टेंट एनालेप्टिक होता है। मिथाइल जेंथिन, कैफीन, थियोप्रिन भी यूज होता है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि इनका जो मैकेनिज्म होता है वो AMPA एगनिस्ट होता है, जिससे कि डिपोलाइजेशन होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद कर लीजिएगा। जो डॉक्साप्राम है वो एक तरीके से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। तो ये वीडियो था मेरा। मैं अगले लेक्चर में एंटी-TB लेकर आऊँगा और लेप्रोसी लेकर आऊँगा, जिससे TB से नाइपर में तो 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, और जीपैट में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप बता दीजिए, मैं लेकर आऊँगा। मैं इसके नोट से लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है।
इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।